तो आज से आप लोग का 12th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी समय हम लोग का बर्बाद हो रहा था, तो इसलिए 12th का सिलेबस आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग कृपया ध्यान से देखें कि हम लोग को 12th के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो 12th के सिलेबस में सबसे पहले 12th के सिलेबस को हम लोग ने 3 पार्ट में बांट दिया है। 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला पार्ट का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर 5 पार्ट है: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 5 पार्ट में बटा हुआ है। दूसरा पार्ट है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स आएगा एंड वेव ऑप्टिक्स आएगा। एंड तीसरा पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आएगा, एटम आएगा, न्यूक्लियाई आएगा, सेमीकंडक्टर आएगा और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन आएगा। इस तरह से पूरे 12th के फिजिक्स के सिलेबस को हमने 3 पार्ट में बांटा है। तो मेनली आपको सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने में, क्योंकि इसमें 5 पार्ट है। उससे थोड़ा कम समय लगेगा ऑप्टिक्स पढ़ने में, उसमें 2 पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें फिर 5 चैप्टर है: ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम सबसे पहला आप लोग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहला चैप्टर, और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलके बना है, जिसमें इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। तो नाम से ही क्लियर है कि जब किसी बॉडी पे आप चार्ज देते हैं और चार्ज रेस्ट में है और उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैट कहा जाएगा। तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट में हो, उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहला मेरा डेफिनेशन इसका आएगा: द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge in rest। चार्ज इन रेस्ट होना चाहिए, उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रो स्टैटिक्स कहते हैं। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि जब किसी भी ब्रांच में चार्ज रेस्ट में होगा तो उस ब्रांच को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आगे चल के यही चार्ज मोशन में आ जाएगा जब हम किसी कंडक्टर को सोर्स अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स, तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। तो उस कंडीशन में चार्ज मोशन में आ गया तो उस ब्रांच का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें चार्ज हमारा रेस्ट में है, तो उस ब्रांच का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इसके बारे में। ये टॉपिक का नाम है चार्ज। तो अब हम लोग चार्ज से स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है? शुरू से आप लोग चार्ज के बारे में सोचते आ रहे हैं कि चार्ज होता क्या है। पहला टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि कोई भी बॉडी ऐसे तो न्यूट्रल होता है। चार्ज एक किसी कंडीशन पे किसी बॉडी पे आता है। जब आप किसी बॉडी को रबिंग करते हैं, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने लाते हैं तो दूसरा बॉडी पे भी चार्ज आ जाता है। फिर उसके बाद जब आप एक चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका कुछ चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से चार्ज किसी न किसी मेथड से आता है। ऐसे जनरली नेचर में कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में रहता है, इसका रीज़न ये है कि उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नेट प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, नेट चार्ज जीरो होता है। तो कोई भी एटम जनरली न्यूट्रल होता है। तो होता क्या है कि जब आप कोई बॉडी को आपस में सपोज रबिंग करते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र होने के चलते एक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाता है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस बॉडी से ट्रांसफ़र हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन ज़्यादा रहता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो मतलब जनरली कोई बॉडी न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें आप चार्ज किसी न किसी मेथड से लाया जा सकता है, उसमें ला सकते हैं। तो चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज होता है इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज़ एन intrinsic property of any particle or matter which produce electric field in rest and produce electric as well as magnetic field in motion। तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल या मैटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस में? रेस्ट में रहने पे, ठीक है। कभी भी चार्ज एक इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप समझेंगे इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक है कि जो दुनिया में सबसे बेसिक फॉर्म में पाया जाता है, उससे उसके बाद उसका कोई बेसिक उससे नीचे नहीं जा सकता है, वो उसका अंतिम रूप होता है। तो जिस तरह से कोई बॉडी का मास उसका लास्ट फॉर्म होता है, उसी तरह से चार्ज भी एक बेसिक फॉर्म है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल होता है या मैटर होता है। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसके अराउंड एक प्रकार का फील्ड पाया जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके अराउंड दोनों फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक भी एंड साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पाया जाता है। कब? जब चार्ज मोशन में होता है। तो ये दो बात को ध्यान रखेंगे। अब मोशन में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि मोशन अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, उस कंडीशन में उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब वो एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह से चार्ज का ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आ रहे हैं चार्ज का सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ चार्ज। चार्ज को आप स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हैं या कैपिटल क्यू से भी दिखा सकते हैं। स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। चार्ज के बारे में अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसके प्रॉपर्टी के तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए चार्ज को स्केलर में रखा गया है। और इट फॉलो द रूल ऑफ अलजेब्रा। इट फॉलो रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। जितना भी स्केलर क्वांटिटी होता है वो अलजेब्रिक रूल से ही उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चार्ज एडिटिव इन नेचर, चार्ज एडिटिव इन नेचर
मतलब अगर किसी बॉडी पे सपोज आप चार्ज डाल रहे हैं, सपोज ये 5 कूलम चार्ज डालें, कहीं से 2 कूलम चार्ज आ गया, कहीं से -3 कूलम चार्ज आ गया। अगर इस बॉडी पे अगर देखना है कि नेट चार्ज क्या होगा, तो वो हो जाएगा +5 +2 -3, 7 में से 3 4 कूलम। दैट मीन्स इस बॉडी पे नेट चार्ज हो जाएगा 4 कूलम के बराबर। तो सिंपली आप जैसे बचपन से प्लस माइनस करते आ रहे हैं, उसी तरह अलजेब्रिक क्वांटिटी के साथ प्लस माइनस करके सिंपली एडिटिव नेचर का होता है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी के तरफ बढ़ते हैं कि चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी, चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज एक डिराइव क्वांटिटी है। तो डिराइव क्वांटिटी होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बना होता है, उसको डिराइव क्वांटिटी कहा जाता है। तो आप लोग जान रहे हैं कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, टेम्परेचर। तो इसी 7 क्वांटिटी से बाकी जितना भी क्वांटिटी है वो मिल के बना हुआ है। तो अब देखते हैं चार्ज किससे बना हुआ है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, I इक्वल टू करेंट का फॉर्मूला होता है Q/T। ऐसे आगे पढ़ना है करेंट चैप्टर में, ऐसे आप लोग को हल्का नॉलेज होगा इसके बारे में कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करेंट कहते हैं, I इक्वल टू Q/T होता है। तो उस हिसाब से देयरफॉर Q का जो वैल्यू होगा वो I इंटू टी हो जाएगा, Q का वैल्यू I इंटू टी हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये किससे डिराइव होकर आया है, तो चार्ज डिराइव होकर आया है करेंट से एंड टाइम से। तो याद रखना है कि चार्ज डिराइव्ड फ्रॉम करेंट एंड टाइम। चार्ज करंट और टाइम से मिल के आया है। करंट और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके मिलने से चार्ज आया है। तो Q इक्वल टू IT। क्लियर हो गया यहाँ तक। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव नेचर का होता है। सिंपली आप उसको प्लस माइनस जैसे करते हैं कर सकते हैं अलजेब्रा के रूल से। दूसरा प्रॉपर्टी है ये एक डिराइव क्वांटिटी है, करंट और टाइम से मिल के आया है। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो जब हम जान रहे हैं कि Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी, तो इस हिसाब से Q इक्वल टू IT है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, इट्स SI यूनिट हो जाएगा करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलम्ब भी कहते हैं, एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलम्ब भी कहते हैं, AS कूलम्ब कहलाता है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड इज नोन एज कूलम्ब। और इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, I का डायमेंशन I होगा, स्मॉल t का डायमेंशन कैपिटल T होगा। तो इस तरह से Q का डायमेंशनल फार्मूला हो गया I इंटू टी। आप इसे ध्यान में रखेंगे, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला I इंटू टी होता है। इसके बाद यहाँ से अब आगे प्रोसीड करते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम को E से डिनोट किया जाता है, इसको E से सूचित किया जाता है। तो उस हिसाब से ये जो चार्ज होगा ना वो कितने के बराबर होगा, -E के बराबर होगा। और चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर
19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, बस नेचर का अंतर है, एक पे नेगेटिव नेचर होता है, दूसरे पे पॉजिटिव नेचर होता है। इसको हम लोग प्लस ई से दिखाते हैं, इस वाले को प्लस ई से दिखाते हैं। और एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर ध्यान रखेंगे जीरो चार्ज होता है, इसको हम लोग जीरो से भी डिनोट करेंगे। न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे एनी एटम इज न्यूट्रल। कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। इसका रीजन क्या है कोई भी एटम न्यूट्रल होने का? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका कारण है एटम न्यूट्रल होने का, क्योंकि किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन पाया जाता है उतना ही उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो दैट मीन्स जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, और प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज पाया ही नहीं जाता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो ओवरऑल कोई भी एटम पे नेट चार्ज जीरो होता है, इसलिए कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। आप इसे समझ गए? हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम का आप जान रहे हैं एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होगा, तो उस हिसाब से इसका पॉजिटिव चार्ज प्लस 11 होगा। आप जान रहे हैं कि ई से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है, तो प्लस 11 होगा। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होता है, तो उस हिसाब से निगेटिव चार्ज माइनस 11 होगा। अब चाहिए हमको नेट चार्ज, तो प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल होके जीरो हो गया। तो इसलिए ये नेट चार्ज चूंकि जीरो है, तो इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। ये जीरो के कारण ही न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब है कि हर एटम में चार्ज पाया जाता है, हर बॉडी में चार्ज पाया जाता है, क्योंकि सबका एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो लेकिन वो नेट चार्ज जीरो होने के कारण कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से कोई भी बॉडी पे नेट चार्ज जीरो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। एक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कोई भी बॉडी पे चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में 11th में पढ़े होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला था कि जो अगर कोई बॉडी पे चार्ज है तो वो मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है। तो मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एग्जिस्ट कर सकता है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। कोई अगर चाहेगा कि 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 को ब्रेक कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये अपने अंतिम रूप में, ये अंतिम रूप है उस चार्ज का। तो याद रखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मिनिमम चार्ज ऑन एनी पार्टिकल
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जिसको हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं, ये होता है। मतलब अगर कोई बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है, और उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो उस हिसाब से सबसे छोटा चार्ज ई होगा, ई के बाद कोई। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। याद रखेंगे हम लोग, क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। तो इस हिसाब से ये क्या है, ये लॉ क्या कहता है? तो ये लॉ कहता है, हम लोग ध्यान रखेंगे इस लॉ को, कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। किसी भी बॉडी पे चार्ज पाया जाता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। ई से छोटा चार्ज पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इस चीज़ को हम लोग अब देखते हैं आगे कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ये कहाँ से पता चला? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिलिकन। वो प्रूफ किए कि सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पे 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। उस हिसाब से एक ये लॉ है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो यहां के बाद हम लोग लिखेंगे कि कोई भी बॉडी पे Q या Q वो NE के इक्वल होगा, वो NE के इक्वल होगा। वेयर N क्या है? वेयर n क्या है? n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0, 1, 2, 3। तो +1 -1 भी हो सकता है, +1 -2 +3 -3, कुछ भी हो सकता है। प्लस में भी और माइनस में भी कुछ भी हो सकता है। n एक इंटीजर होगा, n हमेशा इंटीजर होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी पे कितना चार्ज है, सपोज +2e, या कह सकते हैं किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, -50e। हमेशा इंटीजर रहना चाहिए, +2 -50, इस तरह से हमेशा इंटीजर होगा। सपोज हम कभी कहीं लिखा हुआ मिल गया कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, E/2, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि E खुद सबसे अंतिम रूप है, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सपोज कोई बॉडी पे कितना चार्ज है, 3E/2, तो 3E/2 क्या होगा, E + E/2। जब E/2 पॉसिबल नहीं है तो 3E/2 भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी ओवरऑल एक ही बात है कि n हमेशा इंटीजर होगा, n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म होता है, ठीक है। Q = NE, यही मेन फॉर्मूला आपका यही है, Q = NE, वेयर n इज एनी इंटीजर। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5th, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो नाम से ही क्लियर है, कंजर्वेशन वर्ड उस चीज़ के लिए यूज किया जाता है जो चीज़ ना क्रिएट हो सकता है ना बर्बाद हो सकता है। जो चीज़ हम लोग नहीं बना सकते हैं, ना हम लोग उसको बर्बाद कर सकते हैं। यानी वो चीज़ जितना है पहले भी उतना था, आज भी उतना है और हमेशा उतना ही रहेगा, क्योंकि उसको ना बना सकते ना उसको बर्बाद कर सकते। तो सेम बात चार्ज के साथ भी है। चार्ज हम लोग नहीं बनाए, चार्ज ऑलरेडी जितना है दुनिया में वो कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो कांस्टेंट है, सिर्फ वो ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed only transferred from one body to
अनदर बॉडी, सिर्फ वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। चार्ज जितना दुनिया में है वो कांस्टेंट है, सिर्फ वो ट्रांसफरेबल है और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तो आप शुरू से जानते आ रहे हैं, किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन को इसी तरह लिखेंगे, लेकिन इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इस तरह से कि टोटल चार्जेज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, उस पे टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। ये एक सिस्टम है, इसको हम लोग आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें अंदर से कुछ बाहर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ना बाहर से कुछ अंदर आना चाहिए, कुछ भी ट्रांसफर ना हो, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सपोज इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बहुत सारा बॉडी है, किसी में प्लस Q1 चार्ज है, किसी में माइनस Q2 चार्ज है, किसी पे प्लस Q3 चार्ज है। तो आप जान रहे हैं चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, तो उस हिसाब से जो इसके अंदर टोटल चार्ज होगा, कितना होगा टोटल चार्ज, तो एडिटिव नेचर से अलजेब्रिक सम हम करेंगे, तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, इन तीनों का सम क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। इन तीनों का सम हमेशा, जो टोटल इस सिस्टम के अंदर चार्ज है उन सभी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप इस एकदम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कि चार्ज जितना है उतना कांस्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज है तो वो बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, इससे उसके चार्ज पे कोई मतलब वेरिएशन नहीं होगा, किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। या कोई ऑब्जर्वर अगर उस बॉडी को देख रहा है, अगर वो ऑब्जर्वर मोशन में हो या रेस्ट में हो, इससे भी उस बॉडी के चार्ज पे कोई इफेक्ट, यानी कि ओवरऑल एक बात बोला जाएगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर वाला चार्ज कभी चेंज नहीं होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्टेट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या मोशन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम इसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये चार्ज इस पर डिफाइन। सातवां प्रॉपर्टी है चार्ज दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इस तरह से चार्ज दो पार्ट में होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट अब हमें जानना है एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम कंबाइन कर देंगे कि वो एक कूलम चार्ज के बराबर हो जाना चाहिए। चार्ज का अमाउंट 1 कूलम हो जाना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज वो होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
ठीक है। इतना कूलम चार्ज अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, तो इसलिए अगर हमको एक कूलम चार्ज चाहिए तो वो कितने के बराबर होगा? तो आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सॉल्व करके 1/1.6 आ रहा है, 10⁻, ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, 100/16 कर लीजिए इसको, एक 0 यहाँ लाइए, 10⁻18, 100/16 6.25 होता है। फाइनली मेरा आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि एक कूलम चार्ज अगर कहीं पे बनाना है, आपको किसी बॉडी पे लाना है, तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन का उसमें ट्रांसफ़र करना होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक कूलम चार्ज किसी बॉडी पे लाने के लिए आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये 7-8 प्रॉपर्टी है चार्ज का, जिसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन अपलोड करेंगे।